स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की में एक बार फिर। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी हैं। ब्रेक से पहले आपने बंगाल के कुछ दो नए सर्वे देखे और टुडेज चाणक्य ने भी जो सर्वे किया 190 बंगाल में वो बीजेपी को बता रहा है कि सीटें आ सकती हैं। अब जरा असम की और केरल की बात कर लेते हैं। यही दो नए सर्वे हैं इनकी। तो टुडेज चाणक्य असम में बीजेपी को बंपर बढ़त दे रहा है। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को असम में 102 जबकि कांग्रेस को 23 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और बाकी अन्य उम्मीदवारों को और पार्टियों को 1 सीट जा सकती है। तो कम सर्वे हुए हैं जिन्होंने 100 के पास पहुंचाया, उसमें 100 की इन्होंने तो 100 के पार पहुंचाया इसमें बीजेपी की वैसे 60 सीटें थी पिछले इलेक्शन में, एलायंस के साथ मिलकर 75 सीटें थी। वोट वाइब का सर्वे भी है। वोट वाइब के एग्जिट पोल में भी असम में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिख रही है। वोट वाइब के एग्जिट पोल में बीजेपी को 90 से 100 और कांग्रेस पार्टी को 23 से 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बाकियों के खाते में 0 से 6 सीटें तक जा सकती हैं। तो असम में ट्रेंड बरकरार है। सारे एग्जिट पोल एक ही दिशा में जाते हुए दिख रहे हैं। अभी तक एक भी ऐसा पोल नहीं हुआ है जिसने ये बताया हो कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। सबने कम या ज्यादा मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार सत्ता में लौटने की भविष्यवाणी की है और इस सर्वे में तो दोनों सर्वे में 100 के पास पहुंचने की भी भविष्यवाणी की जा रही है। तो 126 सीटें हैं ना सर, 126 में से 100 तो बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट है। और उसमें भी बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहां हिमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया था 20-22 सीटें कि यहां चूंकि डेमोग्राफी हमारे फेवर में नहीं है तो हम तो वहां चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। लेकिन अब आप सोचिए ये भी रफली 100% स्ट्राइक रेट वाला मामला है असम में, अगर ये बात सही हो जाती है तो सर। नहीं, असम के चुनाव तो लग ही रहा था पहले भी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हेमंता बड़े एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। बल्कि किसी भी मुख्यमंत्री यदि 5 राज्यों में चुनाव में देखें तो उसमें सबसे एग्रेसिव तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है। और मुझे तो इसमें कहने में शक नहीं कि पूरी तरह से कम्युनलाइज और पोलराइज करके इलेक्शन को लड़ा है उन्होंने। जो कुछ किया जा सकता था वो सारे बॉक्सेस को टिक किया। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है कि इलेक्शन को कांग्रेस ने लड़ाई नहीं और उससे पहले ही छोड़ दिया। ये 23 सीट्स भी आ रही हैं तो ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि कांग्रेस का वोट तो वहां पर है ना। पार्टी लीडरशिप की तरफ से ये इलेक्शन लड़ा गया हो पूरी पॉलिसी के तौर पर, पूरी ताकत के साथ, शिद्दत के साथ, ऐसा मुझे नहीं लगता। और इसलिए भी हैरानी है कि प्रियंका जी वहां पर उसको सुपरवाइज कर रही थी, उसके बाद भी उनका इलेक्शन का जो मैनेजमेंट देखने वाला आदमी है वो पार्टी से वहां चला जाए। कांग्रेस और ये जो जीत दिख रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस के बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो आज बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब कांग्रेस ने उस चुनाव को लड़ा ही नहीं। सही मायनों में तो कांग्रेस ने केवल केरल का इलेक्शन लड़ा। और अभी मैं बात हो रही थी तो आपने कहा कि सारे जो सर्वेज हैं, ये ओपिनियन पोस्ट, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। मैंने आपसे जानना चाहता हूं क्या कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनेगी? ठीक है सर, अब जरा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कोई आप कह रहे हैं केरल में बहुत अच्छा चला, बहुत राहुल जी की मेहनत के बाद भी वहां कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ठीक है, चलिए केरल की बात भी करेंगे, लेकिन इस असम से जुड़ा हुआ मामला उसमें उसकी दिलचस्पी ज्यादा है लोगों में। पवन खेड़ा जी का क्या हुआ? असम के इलेक्शन में ही पवन खेड़ा ने वो आरोप लगाए थे, जिसके बाद फिर असम की पुलिस उनको ढूंढने उनके दिल्ली के घर पे आई थी, फिर उनको तेलंगाना जाना पड़ा, वहां से बेल लेनी पड़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट चली गई असम पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, उनको वो रिलीफ कैंसिल कर दिया, होल्ड कर दिया तब तक के लिए। असम हाई कोर्ट ने कहा कस्टोडियल इंटेरोगेशन जरूरी है पवन खेड़ा की, हिरासत में लेके पूछताछ करनी चाहिए पुलिस को, और ताकि ये पता चल सके कि उन्होंने जो आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास 3 पासपोर्ट हैं और इनकी बेनामी संपत्तियां और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट है विदेश में, ये इसके तार कहां से जुड़े हैं, कहां किसने इनको ये कागज दिए, और वो कागज फर्जी थे। ये भी कोर्ट ने माना कि ये तो प्रथम दृष्टया ही फर्जी दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी उसमें बता दिया कि ये पासपोर्ट वाली खबर बिल्कुल फ्रॉड है और जो कागज पवन खेड़ा ने दिखाए थे वो फोर्ज्ड है। अब इसके बाद खबर सुप्रीम कोर्ट से ये आई है, सुप्रीम कोर्ट ने हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में पवन खेड़ा को बेल दे दी है। एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने उनको दे दी है। कल की सुनवाई हुई थी तो उन्होंने अपना फैसला रिजर्व रख लिया गया था। 2 जजेस की बेंच ने आज ये फैसला सुनाते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कब से चल रहा है ये मामला? हम एग्जिट पोल और गिनती के दिन खड़े हो गए आकर के, और ये कैंपेन के वक्त का मामला चल रहा है। इतने दिन पवन खेड़ा छिपते छिपाते, पुलिस से बचते हुए कहां रहे? अभी तो ये भी पता चलेगा, अब वो सामने आएंगे। अभी तक वो उन्होंने बीच में 1-2 बार वीडियो रिकॉर्ड करके अपना मैसेज पहुंचाया है, लेकिन ये भी कहा है कोर्ट ने कि उन्हें वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें जांच में सहयोग करना होगा।
किसी भी सूरत में सबूतों के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। जब जब उन्हें बुलाया जाएगा तब तब उन्हें जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। ये निर्देश जो है उनको दिए गए हैं और उनकी तरफ से ये मुकदमा लड़ा था देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने, जो खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी ने ये अदालत के सामने कहा था कि हमें अरेस्ट के जरिए ह्यूमिलिएट किया जाएगा, तो हमें मतलब बेइज्जत किया जाएगा अगर हमारी गिरफ्तारी होती है तो वो मौका ना प्रदान किया जाए असम पुलिस को। कह रहे नहीं हाँ, ये रिलीफ जो है वो उनको मिल गया है। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। सच जीत गया, झूठ हार गया, न्याय जीत गया, अन्याय और अहंकार दोनों पराजित हो गए। पवन खेड़ा चेयरमैन है सबसे बड़े विरोधी दल के। उनके सामने जो तथ्य परोसे गए थे, जो तथ्य थे, वो उन्होंने रखा। अगर गलत था तो जो तथ्य था वो रखना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को अपनी पत्नी के बारे में। आप मुकदमा दायर करके 24 घंटे भी नहीं बीते, अपमानित करने के लिए दिल्ली फोर्स भेज दी, हैदराबाद भेज दी। ये अहंकार है, ये न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश है। अब मैं देखिए, क्योंकि अदालत के मामले हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मामले हैं, इस पर टिप्पणी तो हम क्या करें, लेकिन जो फैक्ट्स हैं उससे कुछ सवाल जरूर उठते हैं। मतलब मेरे मन में ये सवाल है, जब पवन खेड़ा जी तेलंगाना हाई कोर्ट से इंटरिम बेल लेकर के, ट्रांजिट बेल लेकर के ये आए और असम पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, गुवाहाटी हाई कोर्ट तय करेगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट चले गए। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी है, बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही गए थे ना वहां ये रिलीफ लेने के लिए। सो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने अपनी बात कह दी, फिर सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल दे देते हैं, तो फिर ये क्यों घुमाया जाता है इतना? ये मतलब मैं बहुत मामला ना सर, इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था सर, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते, पहले आप गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद निर्णय जो होगा उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हो, सीधे आप सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकते। मामला आसाम का है, आप पहले आसाम गुवाहाटी हाई कोर्ट जाइए। मगर फैसला आप ही ने करना था, आना आपके पास ही सुप्रीम कोर्ट था। का ऑब्जर्वेशन है, उसकी भी चर्चा कीजिए। हाँ जी, वो भी क्या? बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों दी अग्रिम जमानत उन्होंने। हाँ बताइए ना। हाँ, इसलिए दी क्योंकि उनने जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं पवन खेड़ा साहब की तरफ से, मतलब पवन खेड़ा की तरफ से मानी ना, अभिषेक मनु सिंघवी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो मुख्यमंत्री है उनकी जो रिएक्शन है, जो उनकी जुबान है, वो इस तरह की है कि यदि उनको अग्रिम जमानत नहीं मिली तो उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत क्यों दी। वो तो टेक्निकल मामला था, उनका भाई आप वहाँ से ले लेंगे, इधर का मामला है, गुवाहाटी में जाइए, गुवाहाटी से जो करना है वो करेगा। और गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, इस पर भी सवाल हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट पर सवाल कर रहे हैं तो इस पर भी सवाल कीजिए कि सुप्रीम हाई कोर्ट ने कस्टोडियल जो अरेस्ट की बात या कस्टोडियल इंक्वायरी की बात क्यों की, क्या ऐसा मसला क्या था जिस पर बात करनी चाहिए थी, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट की अग्रिम जमानत का मसला ये नहीं है कि ये केस से कोई उनको राहत मिल गई है। केस जो चल रहा है वो तो चलेगा, अग्रिम जमानत अलग चीज़ है। बार बार हम लोग कई बार इससे भी कंफ्यूज होते हैं कि अग्रिम जमानत मिल गई है तब ये रफा दफा हो गया। मामला रफा दफा नहीं होगा, मामला तो जो चल रहा होगा जैसे चला होंगे, बस गिरफ्तार नहीं होंगे, ये एक बड़ा मसला है। रात तो घर जा सकते हैं। एक मैं थोड़ा सा कोर्ट का पढ़ देता हूं सर, कोर्ट का थोड़ा पढ़ देता हूं, कोर्ट ने बोला क्या है जी। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते हुए क्या बोला है पवन खेड़ा को जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द हाई कोर्ट is not based on correct appreciation of all the material which has been placed on record and appears to be erroneous, in particular shifting the burden on the accused. कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया और जो टिप्पणियां की, वो जो रिकॉर्ड पे उनके सामने दस्तावेज थे, उनकी रोशनी में ठीक नहीं था, गलत था। फिर वो ये कहते हैं आगे कि the allegations and counter allegations prima facie appear to be politically motivated and seemingly influenced by such rivalry rather than disclosing a situation warranting custodial interrogation. कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, ये पॉलिटिकल नेचर के आरोप है। तो ये तो पवन खेड़ा बहुत दिनों से कह रहे हैं, अदालत में जाके हर अदालत में कहेंगे पॉलिटिकल आरोप है, नहीं माने जा रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है द राइट टू पर्सनल लिबर्टी इज अ चेरिश्ड फंडामेंटल राइट। पर्सनल लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट है एंड एनी डेप्रिवेशन देयर ऑफ मस्ट बी जस्टिफाइड ऑन अ हायर थ्रेशोल्ड। अगर ये राइट डिनाई करना है किसी को तो उसकी कोई बड़ी वजह होनी चाहिए, particularly where the surrounding circumstances may indicate the presence of political overtones.
ये सुप्रीम कोर्ट का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि सारा मामला ही जो है वो पॉलिटिकल है, तो पॉलिटिकल आरोप है, पॉलिटिकल आरोप की वजह से हम उनकी जो पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है उसको कुचल नहीं सकते हैं। तो पॉलिटिकल फिर तो हर चीज पॉलिटिकल ही है, वो तो नेता है, वो तो जो बोलेंगे वो पॉलिटिकल ही बोलेंगे। तो उसमें क्रिमिनलिटी आपको मिली ही नहीं। जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाए, इसका मतलब उसमें रंच मात्र भी कहीं कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं थी। मैं तो बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल बार बार करता हूँ, जो पैमाना सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दूसरों के लिए तय करती है, क्या वही पैमाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजों के लिए कर सकती है? क्या करेगी? क्या आपने एक व्यक्ति के सारे रेपुटेशन को आपने बर्बाद कर दिया चुनाव से पहले। आप फेक, मैं बेल देने के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल मिलना चाहिए, पवन खेड़ा जी को बेल मिलना चाहिए, लेकिन जो उस व्यक्ति का रेपुटेशन बर्बाद किया आपने पूरे पॉलिटिकल आप उसके पॉलिटिकल करियर से उसके पॉलिटिकल करियर को बर्बाद करने के लिए आपने उसकी पत्नी को घसीट लाया, उसके बाद फेक डॉक्यूमेंट का सहारा लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट में आकर के कहते हैं सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करती है, अरे भाई ये पॉलिटिकली चार्ज्ड है, तो फिर आपको उसी दिन बेल दे देना चाहिए था। और ऐसे भी क्यों दौड़ लगवाई इतनी? एक सामान्य नागरिक यदि इसी प्रकार के आर्गुमेंट लेकर के जाता तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसे ही निर्णय देती? समीर जी अपनी बात कहले पूरी कर लें, आपने शुरू तो किया था, अब वो जो और बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही, टिप्पणियां की, पॉलिटिकल नेचर के आरोप हैं ये तो। निश्चित रूप से चुनाव के 1-2 दिन पहले ये आरोप लगाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए राजनीतिक बयानबाजी का कहे, लेकिन आरोप गंभीर थे और कोई नॉर्मल आरोप नहीं लगा। जिस तरीके से कहा गया था कि भाई 3 उनके पास पासपोर्ट है, विदेशी पासपोर्ट है, बेनामी संपत्तियां हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पहली बार किसी नेता ने किसी दूसरे नेता के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाए होंगे, तमाम तरह के लगे, तब भी नेताओं का मतलब छवि खराब होती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब उसमें उसको अरेस्ट ही करना पड़े। आपको जाना पड़ेगा, जांच एजेंसी के सामने जाना पड़ेगा, जांच एजेंसी आपको सुबह 6 बजे बुलाएगी और रात की 12 बजे तक रखेगी, आपको तमाम प्रश्नों के जवाब देने बेल दिया जाना रीजनेबल लग रहा है आपको? निश्चित रूप से इसमें रीजनेबल, इसमें ऐसा कोई मैटर नहीं कि अरेस्ट करना ही जरूरी था, कोई गिरफ्तारी जरूरी नहीं थी। एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एजेंसी तय करेगी ना पूछताछ के बाद कि आदमी गिरफ्तारी लायक है कि नहीं मामला। मेरा कहना है कि यदि केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सुन ले रही है तो इस मामले में भी सुन लेना चाहिए था। ये चारों ओर दौड़ाने की क्या जरूरत थी? नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, न्याय सबके लिए बराबर नहीं है, न्याय सबके लिए बराबर बड़े लोगों के लिए है। ये मोदी जी के पिताजी के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर दे, सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल जाएगी। मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में जो कुछ कहा इन्होंने, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, हमारे सभी विद्वान साथी एक मत से कह रहे हैं कि भाई बेल मिल जाए, जेल तो एक्सेप्शन होती है, तो भाई फर्जी गवाड़ा करना ये तो सामान्य हो गया। फिर तो कागज़ फर्जी लगा के हम सब किसी को भी कर दें, कहते हैं पॉलिटिकल नेचर का है। फर्जी कागज़ बनाना ये पॉलिटिकल नेचर का है, फर्जी कागज़ शेयर करना ये पॉलिटिकल नेचर का है। आप कहते हैं हेमंत विश्व शर्मा भ्रष्टाचारी है, इसके ऊपर ढेर सारे आरोप हैं, ये इन मामलों में चलता है। आपने भ्रष्टाचार का या कोई ऐसा आरोप नहीं लगाया है, आपने कहा ये 3 पासपोर्ट हैं जिसको रिनिकी भुयान शर्मा रखती हैं। 3 पासपोर्ट तो भारत का कोई नागरिक नहीं रख सकता, ये तो सीधे सीधे देश विरोधी कृत्य हुआ। आपने ये पॉलिटिकल नेचर का आरोप लगाया। फिर आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है जिसको रिनिकी भुयान शर्मा और हेमंत विश्व शर्मा रखते हैं, इनके पोजीशन में है, ये पॉलिटिकल नेचर का है। फिर आप कहते हैं अमेरिका में एक कंपनी है जिस कंपनी के जरिए कितना, वो तो हम 50,000 करोड़ शायद कह दिया था उस वक्त उन्होंने। इसको पॉलिटिकल नेचर का अगर मानेंगे फिर तो फिर कुछ भी आप कह के निकल जाए, और ये देश और चुनाव के ठीक 1 दिन पहले आप दूसरे तरह की पॉलिटिकल एलिगेशन लगाते, लड़ाई लड़ते, होता है उसमें चुनाव जीता जाता है। लेकिन फर्जीवाड़ा करना, इस तरह के फ्रॉड आरोप किसी के घर परिवार के ऊपर लगाना, मुझे लगता है कि इसको सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये परंपरा तो बंद होनी चाहिए थी ना। ये ऐसे चलती रहे तब तो कोई भी कल को खड़ा होकर कहेगा हाँ, मतलब जिसके पास बड़े बड़े वकील हों। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है ना, इसको समझने की जरूरत है कि इसमें कोई उनको मेरे जी सिर्फ इतना है कि इस एप्रीहेंशन पर कि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सकता है,
क्या इस एप्रहेंशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट बेल देना चाहिए? नहीं, और भी कोई बातें होंगी, हमने तो अभी पूरे बहुत सारी बातें कही गई केस ऐसे तो नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पर, मतलब इतना सवाल करना इतनी सी बात को लेकर। अच्छा एक सेकंड, हाँ दिखा दीजिए। और जो आरोप हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं गंभीर आरोप है, और मैं कह रहा हूँ कि इसमें आरोप से तो मुक्ति मिली नहीं है। आरोप को तो केस जो चलेगा वो चलेगा। यदि आज तो प्रोग्राम हमारा 1 घंटे का ही बचा है ना, एक दिन का प्रोग्राम करें तो फिर हम लिस्ट बनाएं कि अच्छा चलें, अभिषेक मनु सिंह भी जिन्होंने केस लड़ा पवन खेड़ा का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं इस पर, देख लेते हैं। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है, ये निर्णय आ गया है। हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में ये कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर तो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फिर ये लंबी चलेगी, तो खैर उसमें से जो बात बताने लायक होगी आपको हम बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम एग्जिट पोल से हम लोग शुरुआत कर की, इस हिस्से की शुरुआत की थी। नए एक लाइन जोड़ दूं, असम में मुझे एक अच्छी बात लग रही है कि हेमंता जी की वापसी हो रही है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और हेमंता जी भी आ रहे हैं, तो कम से कम असम जो है वो घुसपैठियों से मुक्त होगा। केरल का बता देते हैं सर सर्वे। केरल पर केरल में टुडेज चाणक्य का सर्वे जो आ रहा है एग्जिट पोल, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। टुडेज चाणक्य के मुताबिक केरल में बीजेपी को सीटें जरूर कम मिलेंगी, लेकिन वहां बीजेपी किंग मेकर की भूमिका में हो सकती है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स की तरह टुडेज चाणक्य ने भी दावा तो यही किया है कि केरल में इस बार यूडीएफपी अलायंस की सरकार बन सकती है, लेकिन बहुमत के आंकड़े तक वो शायद ना पहुंचे। 140 सीटों में से लेफ्ट एलडीएफ को 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद 64 सीटें तक मिल सकती हैं, यूडीएफ को 69 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी 7 सीटें जीत सकती है। और मेजॉरिटी नंबर जो है 71 का, उससे कुछ पीछे जाके यूडीएफ शायद छूट जाए। तो अगर ऐसा होता है तो एक नई कहानी खुल जाएगी। फिर अब बीजेपी के पास अगर ये अधिकार होगा या बीजेपी के पास जो है वो चाबी होगी, तो ये ताला तो दोनों का नहीं खुलने वाले। फिर क्या होगा उस चुनाव में, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन बीजेपी को अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है तो वोट 5 का भी अगर सर्वे है तो दिखा दे जी, वोट 5 का केरल का सर्वे, इसमें यूडीएफ को 70 से 80 सीटें मिलने की बात कही गई है, एलडीएफ को 58 से 68, तो ये क्लियर विक्ट्री यूडीएफ की दिखा रहे हैं। तो एक ये सिनारियो बात करने लायक बचा हुआ है कि बीजेपी अगर हंग असेंबली करा दे किसी तरीके से, तो फिर स्टेट में क्या होगा सर? मुझे तो नहीं लगता है कि हंग असेंबली वहाँ पर होने जा रहा है, बट इस सर्वे को यदि मान लेते हैं और उसके आधार पर आकलन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकली किसी के साथ भी जाना ठीक नहीं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। वाम दल के साथ वो जा नहीं सकते हैं, वैचारिक अधिष्ठान है कि लड़ाई महबूबा के साथ जा सकते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ लेफ्ट के साथ नहीं जा सकते। ये सवाल जो है ना, ये सवाल उन लोगों से ही पूछिएगा। हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि वो बहुत ही घटिया। आपको दो में से एक चुनना होता तो किस पे जाते? मैं पहले इनका भी उत्तर दे दूं। महबूबा के साथ जाना एक बहुत ही गलत निर्णय था, भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाना चाहिए था। मैं उसी प्रकार से इसे लेता हूं जैसे मुलायम सिंह यादव को जो है वो सुन लीजिए आप, मैं तो अपना आकलन मैं तो अपनी मन की बात कह रहा हूं। मुझे उतनी ही पीड़ा हुई थी महबूबा के साथ जाना है, क्योंकि मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूं कि महबूबा जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी की तरह ही है। अब यहाँ पर जो है वो कह दूं, दोनों में से किसी के साथ भी जाना वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा, जस्टिफाई करना मुश्किल होगा। हालांकि मुझे इसकी कोई संभावना दिखती नहीं है। समीर जी ने जो बात कही, अगर मान लीजिए ये ठीक है, ये तो मतलब स्पेकुलेशन के दायरे में हम बात कर रहे हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। लेकिन आप क्या समीर जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसे में लेसर डेविल को अपने लिए चूज करेगी भाजपा? निश्चित रूप से करेगी, लेफ्ट को चूज करेगी। राजनीति में अब सत्ता सर्वोपरि है। अब ये आप कह दो कि हम विचारधारा से अजित पवार को मुख्यमंत्री बना के वित्त मंत्री बना देते हो, नारायण राणे को आप कैबिनेट में मंत्री ले लेते हो, जिसके खिलाफ देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ट्रक भर के मेरे खिलाफ सबूत है। ऐसी कौन सा राज्य जहां किसी विरोधी को, अपराधी को, भ्रष्टाचारी को, जिसको आपने कहा सत्ता में साथ में नहीं लिया या पार्टी में नहीं मिलाया?
आप जम्मू कश्मीर में महबूबा के साथ सरकार बना सकते हो, तो केरल में भी आप लेफ्ट के साथ या किसी और पार्टी को थोड़ा सा सरकार बना सकते मोमेंट हो। होता है ना, सबका वही मुझे हाल है लगता इस पर अभी। सरकार बनेगी, किसके साथ बनेगी? भारतीय जनता पहले पार्टी बताइए, तय ऐसी करेगी। कोई दूर दूर तक संभावना है क्या? फिलहाल नहीं है। कांग्रेस वहां मुझे लगता है यूडीएफ वहां सरकार बनाने जा रही है किसी भी स्थिति में। जो समीर जी कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं बनने लगी है, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से महिमा मंडन किया, उस प्रकार से तो लगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक वैसे ही है जैसे बाकी पार्टियां हैं। बोलिए। मैं इसमें बार बार फिर कह रहा हूं, आप उनके कहिए कि फैक्ट सारे गलत हैं उनके। बिटवीन गुड एंड बैड एंड वर्स एंड वर्स्ट। तो ऐसी स्थिति में भी मुझे लगता है कि केरला में कम से कम भारतीय जनता पार्टी त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, एक तो ये है कि ऐसी संभावना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है। राहुल जी के बहुत प्रयास के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि यूडीएफ सरकार बना लेगी केरल में। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी की सीटें अगर बढ़ेंगी और अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उसके समर्थन देने से सरकार बनेगी, तो वो सरकार गिरा के फिर से चुनाव चाहेगी। दूसरा एक तरीका है कि वो खुद को आउट कर ले, और कई बार मतलब हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं ये हालांकि, लेकिन दूसरा एक तरीका है कि अगर दोनों है तो सरकार ऐसे चलती रहे कि हमेशा डर में रहे, और वो जिसको कहते हैं ना कि वो एब्सेंट कर जाए या दूसरी चीजें करे, लेकिन समर्थन नहीं देगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगा, महबूबा के साथ सरकार बनाने के दूसरे कई कारण हैं जिस पे आलोचना हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसका किस तरह से उपयोग किया, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक बात है, महबूबा के साथ, महबूबा बिल्कुल पाकिस्तान की प्रॉक्सी जो प्रोफेसर साहब ने कहा, मैं उससे लगभग सहमत हूं, क्योंकि वो यही काम करती रही। वो तो आतंकवादी उसके बहुत नजदीकी रहे, लेकिन भाजपा ने उसका उपयोग करके पूरी तरह से महबूबा आज कहां है ये भी जान रखिए, और बीजेपी की सरकार भी बनी। अरे अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी सब एक दावा कर रहे थे, और उनका वो दावा सही साबित हुआ। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए, और ये दोनों ने ये कहा था कि चुनाव खत्म होने दीजिए, अब महंगाई की मार पड़ेगी। लेकिन अभी भी आम उपभोक्ता पर, यानी घरेलू गैस इस्तेमाल करने वाले पर, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करने वाले के ऊपर सरकार ने कोई महंगाई की मार नहीं दी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा कर दिया है।